नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अनीस जंग की एक बहुत ही पावरफुल किताब लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। ये किताब असल में उन बच्चों की कहानियां हैं जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया, जो गरीबी और शोषण के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं और उनकी अनसुनी आवाजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द एक बच्चे के हैं और बस इन्हीं चंद शब्दों में ना उस पूरी दुनिया की एक झलक मिल जाती है जिसमें हम अब कदम रखने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कूड़े का ढेर किसी के लिए उम्मीद का खजाना हो सकता है और जहां 1 रुपया मिल जाना किसी बहुत बड़े जश्न से कम नहीं। तो अनीस जंग अपनी किताब में दो बड़ी ताकतों पर हमारा ध्यान खींचती हैं। एक तरफ है वो भयानक गरीबी जो हर मौके को, हर उम्मीद को निगल जाती है, और दूसरी तरफ है वो परंपराएं जो इन बच्चों को एक पहले से तय जिंदगी में जकड़ कर रख देती हैं। और इन्हीं दो धागों से बुनी है हमारी आज की दो कहानियां, साहिब और मुकेश की। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं साहिब से। साहिब एक ऐसा लड़का जिसके लिए दिल्ली के सीमापुरी का कूड़े का ढेर किसी खदान से कम नहीं है। एक ऐसी खदान जहां से वो हर सुबह सोना तलाशने के लिए निकलता है। देखिए, साहिब और उसका परिवार उन हजारों परिवारों में से हैं जो एक बेहतर कल की उम्मीद में अपना घर-बार छोड़कर आए थे। लेकिन यहां आकर उनकी जिंदगी बस जिंदा रहने की एक लड़ाई बनकर रह गई, और इस लड़ाई का मैदान यही कूड़े का ढेर। वैसे उसका एक पूरा नाम भी है जो शायद ही कभी कोई लेता होगा। उसका नाम है साहिबे आलम। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना है। जानते हैं इस नाम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी। सोचिए कितना आलीशान नाम है, जो उसकी असलियत पर एक तीखे व्यंग की तरह लगता है। क्योंकि हकीकत तो यह है कि ब्रह्मांड का ये तथाकथित स्वामी नंगे पैर सड़कों की धूल फांकता है, अपनी ही तरह के दूसरे लड़कों की एक फौज के साथ जिनका भविष्य भी उतना ही धुंधला है। और देखिए, सीमापुरी में इस कूड़े के भी ना दो अलग अलग मतलब है। बच्चों के लिए ये किसी जादू के पिटारे जैसा है, एक ऐसी जगह जहां अरे कुछ भी मिल सकता है, कोई सिक्का, कोई 10 का नोट, एक छोटी सी ही सही पर एक उम्मीद। लेकिन उनके बड़ों के लिए ये जादू नहीं, सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है। ये उनकी रोज की रोटी है, उनके सिर पर छत है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक सुबह साहिब अब कूड़ा बीनने वाला नहीं रहता। वो अब कूड़े के ढेर पर आजाद घूमने की बजाय एक चाय की दुकान पर काम करने लगता है। और पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि चलो कुछ तो बेहतर हुआ। उसे महीने के 800 रुपए मिलते हैं और साथ में तीनों वक्त का खाना भी। अब कागज पर देखें तो ये तो बहुत ही अच्छा सौदा लगता है ना? एक फिक्स्ड इनकम, खाने की कोई टेंशन नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस सौदे में साहिब ने पाया क्या और खोया क्या? इसका जवाब उसके हाथों में ही है। जब वो अपना कूड़े का थैला उठाता था तो वो हल्का लगता था, क्योंकि वो उसका अपना था, वो उसकी आजादी थी। पर अब ये स्टील का कनस्तर, ये बहुत भारी लगता है। क्यों? क्योंकि ये किसी और का है, और इसका वजन असल में उसके कंधों पर गुलामी का बोझ है। इसीलिए तो उसके चेहरे से वो बेफिक्री, वो चमक सब गायब हो चुकी है। उसने थोड़ी सी सुरक्षा के बदले अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आजादी खो दी है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। तो साहिब की कहानी एक तरह से अपनी किस्मत को मान लेने की कहानी है। लेकिन क्या हर बच्चा ऐसा ही करता है? इसी सवाल के जवाब के लिए चलिए अब चलते हैं फिरोजाबाद, जहां हमारी मुलाकात होगी मुकेश से। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में एक सपना है, और एक ऐसी जगह पर जहां हर किसी का भविष्य जन्म से ही तय मान लिया जाता है, वहां मुकेश की ये आवाज किसी बगावत से कम नहीं लगती। वो अपनी किस्मत के इस लिखे हुए पन्ने को पलटना चाहता है। वो अपनी कहानी खुद लिखना चाहता है। हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, जिसे चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ चूड़ियां बनाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक विरासत है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। बच्चे यहाँ पैदा होते ही खुद को गरम गरम कांच की भट्टियों के बीच पाते हैं। लेकिन इस खूबसूरत सी दिखने वाली विरासत का एक बहुत ही स्याह, एक बहुत ही डरावना सच भी है। और वो सच ये है कि यहाँ करीब करीब 20,000 बच्चे गैर कानूनी तौर पर इन भट्टियों में काम करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी जगहें जहां ना ठीक से हवा आती है, ना रोशनी, बस कांच पिघलाने वाली, झुलसा देने वाली गर्मी। और यहाँ काम करने के हालात इतने खतरनाक हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं।
अंधेरी घुटन भरी कोठरियां, टिमटिमाते तेल के दियों की लौ में कांच को जोड़ना, इस सब के बीच काम करते करते उनकी आंखें बाहर की रोशनी से ज्यादा अंदर के अंधेरे की आदी हो जाती हैं। नतीजा, कई बच्चे तो बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। और ये जो किस्मत को मान लेने वाली सोच है ना, ये कितनी गहरी है, इसका अंदाजा मुकेश की दादी की इस बात से लगेगा। वो कहती हैं कि ये तो उनका कर्म है, उनकी नियति। ये वो सोच है जो किसी भी सपने को पनपने से पहले ही कुचल देती है। तो साहेब और मुकेश दोनों की कहानियां हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं, कौन सी वजह हैं जो इन बच्चों को इस कभी न टूटने वाले दुष्चक्र में फंसा कर रखती हैं। अनीस जंग के मुताबिक दो दुनियाएं हैं जो मिलकर ये जाल बुनती हैं। एक तरफ है खुद उनका परिवार, जो गरीबी के जाल में फंसा है और अपनी जाति के कलंक का बोझ भी उठाए हुए है। और फिर दूसरी तरफ है ये पूरा सिस्टम, जिसमें साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, नेता हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र बनाते हैं जो इनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। और जब ये दोनों दुनियाएं मिल जाती हैं, तो वो इन बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ डाल देती हैं जिससे वो चाहकर भी कभी उतार नहीं सकते। और इससे पहले कि वो बच्चे कुछ समझ पाएं, वो इस बोझ को ही अपनी किस्मत मानकर जीना सीख जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिताओं ने सीखा था। क्योंकि देखिए, इस चक्र को तोड़ने के लिए, कुछ और करने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। लेकिन जब पूरा माहौल ही सपनों को कुचलने वाला हो, तो हिम्मत उनके बड़े होने का हिस्सा बन ही नहीं पाती। हाँ, मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना जरूर देखता है। ये उसके अंदर की एक चिंगारी है, हिम्मत की एक छोटी सी झलक। लेकिन ये किताब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब परंपरा और पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो, तो क्या सिर्फ एक सपना उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए काफी है? इस पर सोचने की जरूरत है।